Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात होगी बिहार में नॉनस्टॉप क्राइम की, साथ ही फ्री बिजली के नीतीश के वादे पर हो रही पॉलिटिक्स की। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बिहार में कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बिहार में आज भी अलग अलग शहरों में अपराधियों को खाकी को चुनौती दी है। अपराधियों ने राजधानी पटना में तो 4 बदमाशों ने एक अस्पताल में घुसकर पैरोल पर इलाज करा रहे कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दानापुर में एक 20 साल के लड़के की धारदार हथियारों से मर्डर का मामला सामने आया है। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या से हड़कंप मचा है। अब एक एक डिटेल इस खबर की आपको देती हूं और आपको बताती हूं कि कैसे लगातार जो अपराधी हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं और अपराधी किस तरीके से क्राइम को बढ़ा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को। तो बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। नीतीश की पुलिस चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर रोज पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। बिहार की राजधानी तो जैसे क्राइम कैपिटल बन गई है। आज सुबह पटना के एक अस्पताल में फायरिंग से हड़कंप मच गया। पटना के पारस अस्पताल में कैदी इलाज के लिए भर्ती था, तभी हथियारों से लैस 4 बदमाश अस्पताल में बेखौफ होकर घुसे और इलाज करा रहे कैदी चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अस्पताल में मौजूद दूसरे मरीज और तीमारदार अपनी जान बचाने के लिए भागे। इलाज के दौरान चंदन मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने क्राइम स्पॉट पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। उससे एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है या इनके गैंग के अंदरूनी मामले रहे हैं या विरोधी गैंग की घटना है। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। अब अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो अब विपक्षी भी ताबड़तोड़ हमला सरकार पर कर रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय बिहार की पॉलिटिक्स में जबरदस्त एक्टिव हैं। पटना में मर्डर की खबर मिलते ही पप्पू यादव पारस अस्पताल पहुंचे और नीतीश सरकार पर जबरदस्त अटैक किया है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? तो बिहार में लगातार अपराधी कानून को चुनौती दे रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है बिहार में चुनाव से ठीक पहले। कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के निशाने पर भी हैं। पटना में फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा, सरकारी अपराधियों ने अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मार दी है। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने पूछा, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? उनकी पार्टी के सांसद मनोज झा भी इसी लाइन लेंथ पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं
हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती हैं वो झूठ परोसने के लिए होती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, और हमलावर इस वजह से है क्योंकि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और खासकर राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पटना के ही दानापुर में इस समय सनसनी मची हुई है। दानापुर में एक 20 साल के लड़के की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 20 साल के शिवम सिंह की धारदार हथियारों से बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। शिवम का शव उसके घर के दरवाजे के बाहर मिला। पुलिस ने क्राइम स्पॉट से सबूत जुटा लिए हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक युवक जिसका नाम शिवम कुमार है उर्फ बिट्टू, जिसकी कि सर पर धारदार हथियार से हत्या करने की बात सामने आई है। घटनास्थल पर हम लोग हैं यहाँ पे, और परिजन लोग बता रहे हैं कि इसके जो धारदार हथियार से सर में हत्या की गई है। आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो पटना का दानापुर हो या पटना का पारस अस्पताल, अपराधियों ने कैसे अपनी हनक दिखाई है और कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, वो इस वक्त आपके सामने है। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक अस्पताल में घुसकर एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर देना साफ तौर पर बताता है कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अभी क्या अपडेट मिल रही है इस मामले में आपको? बिल्कुल प्राची, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हम पारस अस्पताल के सामने खड़े हैं और इस इलाके को देखिए और समझिए जरा। इस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ रहती है और ये स्थिति यहाँ पर है। यहाँ अस्पताल है और यहाँ पुलिस की मौजूदगी में एक सजा याफ्ता कैदी को जब लाया जाता है तो वहाँ लाते वक्त ये स्थिति होती है कि उस पर हमला हो जाता है। जरूर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। यही सवाल पप्पू यादव भी खड़े करते बता रहे हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 10 मामले खुद चंदन मिश्रा पर दर्ज थे। वो बेयूर जेल में बंद था, इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया और यहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस अस्पताल में भीड़ भाड़ वाले इलाके में, राजधानी पटना में, यहाँ से 500 मीटर दूर वीआईपी इलाका है। वहाँ अगर बेखौफ होकर अपराधी इस तरह से हत्या को अंजाम दे रहे हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो समझा जा सकता है कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं, संदेश भी हैं। और जिस तरीके से अपराधी चुनौती दे रहे हैं वो जरूर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की पुलिस क्यों फेल हो रही है, बिहार में कानून व्यवस्था किसके भरोसे है, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के रोहतास नगर में जेडीयू के ब्लॉक अध्यक्ष के पिता की भी हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना रोहतास के अमरा गांव की है, जहां जेडीयू अध्यक्ष के पिता की गौशाला में धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी गई है। तो एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार ये दावा जरूर कर रही हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई का कोई भी डर अपराधियों में इस वक्त नहीं है। बिहार में अपराधी बेलगाम है, लेकिन पुलिस क्राइम पर लगाम लगाने के दावे लगातार कर रही है। इस बीच बिहार एसटीएफ के एडीजी ने नई मुहिम का ऐलान कर दिया है। बिहार पुलिस अब शूटर सेल बनाने की तैयारी कर रही है। हर जिले के शूटर्स का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यहां तक कि जेल से निकलने पर भी हर शूटर की पुलिस निगरानी करेगी। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अपराधी लगातार बिहार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस मर्डर की बढ़ती वारदातों को लेकर अजीब तर्क दे रही है। एडीजी कुंदन कृष्ण का बयान आप सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष में
इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नजरिया दिया गया है। अब एसटीएफ के एडीजी अगर इस कदर अजीबोगरीब तर्क देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था किसके भरोसे है और बिहार में कैसे अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लोग दहशत में हैं, लेकिन इस बीच नीतीश ने एक बड़ा चुनावी दांव चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। ये फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा है कि वो शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। तो एक चुनावी घोषणा नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर लगातार अटैकिंग मोड में रहते थे, लेकिन चुनाव की मजबूरी ऐसी है, जीत का लालच ऐसा है कि अब फ्रीबीज की पॉलिटिक्स खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली से पहले नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को दिए जाने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी, तो वहीं विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा बिहार में सरकारी भर्ती में डोमिसाइल नीति भी लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार के युवाओं के लिए आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का वादा भी किया गया है और अब फ्री बिजली का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चला गया है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो दावा कर दिया है कि 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बिहार के गरीबों के लिए आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली मुफ्त। ये लोग नकल करने वाले लोग राजद के लोग हैं और ढोल बजाने वाले लोग हैं। अब देखिए, फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे मुफीद साबित होती है राजनीतिक दलों को, ये मैं आपको बताती हूं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का ऐलान बिहार के लिए कर दिया है। अब ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जिन राज्यों में फ्री बिजली का ऐलान किया गया है वहां पार्टी चुनाव जरूर जीती है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर सत्ता में आए थे, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर सत्ता में वापसी की थी। राजस्थान में बीजेपी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा कर सत्ता में आई थी और उसके बाद भजनलाल सरकार ने इसे लागू भी कराया था। हिमाचल में कांग्रेस ने 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर सत्ता में आई, तो सुक्खू सरकार ने इसे पूरा किया। पंजाब में आप 300 यूनिट फ्री बिजली देकर सत्ता में आई। कर्नाटक और तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली देकर सत्ता हासिल की। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि फैसले से बिहार की गरीब जनता को फायदा होगा, लेकिन सरकार 80% तक सब्सिडी पहले से ही दे रही थी। जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूँ कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज़ करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सके। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो दावा गरीब जनता का भला करने का किया जा रहा है, लेकिन किसका भला होगा ये बखूबी समझा जा सकता है। यहां लालच चुनाव में जीत दर्ज करने का है।
अब कांग्रेस ने नीतीश कुमार की घोषणा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने कहा कि नीतीश ने चुनाव से पहले जनता को फंसाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन जनता समझदार है, फंसेगी नहीं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री जी कल जाने वाले हैं मोतिहारी में, वहां भी उन्होंने घोषणा किया था 10 साल पहले जाके कि बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और अगली बार मैं जब आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। तो इन घोषणाओं का क्या मतलब होता है, बिहार की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। बिहार में फ्री बिजली के नीतीश कुमार के ऐलान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उपभोक्ताओं के लिए स्वर्णिम काल बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश सरकार की इस योजना से 1,67,00,000 लोगों को फायदा होगा। एक 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। 1,82,00,000 परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। 1,82,00,000 उसमें से 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा, स्वर्णिम काल होगा। तो नीतीश कुमार ने भले ही चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया हो, लेकिन नीतीश इससे पहले फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स का विरोध कर चुके हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार कैसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स के खिलाफ लगातार बोलते रहे, वो आपको सुनवाते हैं। सवाल यही है कि क्या फ्री बिजली ऑफर नीतीश कुमार की इस बार मजबूरी थी? हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। सियासत और सत्ता की मजबूरी है कि नीतीश कुमार अब अपने ही स्टैंड से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसके लव जिहाद प्लान को लेकर एटीएस को कई बड़ी बातें पता चल रही हैं। छांगुर को लेकर खुलासा हुआ है कि वो धर्मांतरण टीम में हैंडसम युवकों को शामिल किया करता था और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था। ये लड़के पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर हिंदू लड़कियों को महंगी और लग्जरी लाइफ की आदत लगाते थे, हिंदू लड़कियों को उनके परिवार से दूर कर दिया जाता था और फिर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। तो बड़े ही शातिराना अंदाज में धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था, लव जिहाद का ये पूरा खेल चल रहा था। छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण का शिकार हुई पीड़ित महिलाओं ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक पीड़िता को सऊदी अरब से जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़िता ने बताया कि धमकी देने वाले ने कहा, तेरे पैर काट देंगे, देखते हैं योगी बचाते हैं या मोदी। छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग दरिंदगी कर रहा था। पीड़ित महिला ने बताया कि कई बार गैंगरेप किया गया, वीडियो बनाया गया, जिसके आधार पर ब्लैकमेल किया गया। अब पीड़ित महिला सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रही है। पूछताछ में एटीएस के सवालों से छांगुर बचता नजर आया। छांगुर ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार कर दिया। विदेशी फंडिंग के सवाल पर छांगुर ने कहा कि कमीशन का काम करता था, इसलिए पैसे आते थे।
तो छांगुर एटीएस लगातार छांगुर से पूछताछ कर रही है। जब धर्मांतरण का सवाल छांगुर से पूछा गया तो इस सवाल का जवाब छांगुर ने नहीं दिया। जब विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो कमीशन का हवाला छांगुर की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर छांगुर के तार कहां तक फैले हैं ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड छांगुर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो रहा है। ईडी की टीम सुबह 5 बजे से छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें 12 ठिकाने बलरामपुर के हैं, जहां से छांगुर अपने धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। वहीं मुंबई में छांगुर के सहयोगी से जुड़े 2 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। ईडी की कार्रवाई आज सुबह 5 बजे से जारी है। ईडी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़े विदेशी फंड और हवाला के जरिए लेन-देन की जांच कर रही है। ईडी ने पहले ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। इसके पहले 7 दिन का एटीएस रिमांड खत्म होने के बाद कल छांगुर की लखनऊ की अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने छांगुर और नसरीन को फिर जेल भेज दिया। अभी तक छांगुर ने जो खुलासे किए हैं उससे एटीएस संतुष्ट नहीं है। अब उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है। एटीएस इसके लिए कोर्ट की मंजूरी मांग सकती है। यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले बलरामपुर में छांगुर के जिस मकान को जमींदोज किया था उस मकान पर भी ईडी की रेड चल रही है। देखिए छांगुर की कोठी के बाहर से इंडिया टीवी की रिपोर्ट। मौजूद हूँ छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगियों के आवास पर, जिसको पिछले दिनों धर्मांतरण के मुद्दे में गिरफ्तार किया गया है। वो उसका मास्टरमाइंड है और उसका घर 3 दिनों तक कार्रवाई के बाद इसको ढहाया गया था। ये मेन गेट पर मैं खड़ा हूँ। मेन गेट की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको जमींदोज किया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग दिख रही है इसमें 2 बिस्सा जमीन ऐसी थी जो सरकारी थी, जिसपे अवैध कब्जा करके बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई थी, जिसपे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दिनों की भारी मशक्कत के बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज किया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल ही एटीएस की रिमांड खत्म हुई है और छांगुर को जेल भेजा गया है। आज ईडी की टीम ने दस्तखत सुबह 5 बजे ही दे दी है और बलरामपुर के लगभग 12 ठिकानों पे ईडी की छापेमारी चल रही है। इस मकान के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ, जो बड़ा सा मकान, रिहायशी मकान इसका छांगुर का बना हुआ है, इसके अंदर भी ईडी की टीम मौजूद है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ साथ उतरौला में अन्य भी कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं इसके सहयोगियों के, उस पर छापेमारी लगातार चल रही है। मैं इधर दिखाना चाहता हूं कि ईडी की टीम की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री के जवान भी यहां तैनात हैं। घर के चारों तरफ जवानों की तैनाती की गई है, जिनको आप कैमरे में देख सकते हैं। साथ ही अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर टीम के कुछ फुटेज दिख सके तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। अंदर टीम की छापेमारी लगातार जारी है कि ईडी की टीम इस मकान के अंदर लगातार छापेमारी कर रही है। हो सकता है फुटेज में दिख जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि टीम अंदर छापेमारी कर रही है। अब देखिए ईडी भी कार्रवाई कर रही है, एटीएस भी कार्रवाई कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर छांगुर का नेक्सस कहां तक फैला हुआ था। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ, दिनेश मौर्य मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूं, आप ही बताइए अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है, कहां तक पहुंचे हैं अभी जांच के तार? देखिए, जिस तरीके से छांगुर के ऊपर लगातार ईडी का एक्शन हो रहा है, लगातार यूपी एटीएस ने 7 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर के पूछताछ की छांगुर से, लेकिन जो बातें छांगुर कह रहा है, जो बातें नीतू और नसरीन कह रहे हैं, जो बातें नवीन कह रही हैं, उस पर एजेंसीज को भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ तो हम लोग करते नहीं थे और इस पूरे मामले में छांगुर अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जैसा कि कल उसने अपने मीडिया के कैमरे पर भी बताया था। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता है। यही वजह है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है और छांगुर के 1 दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि मुंबई में भी, वहां पर एटीएस की टीम न सिर्फ मौजूद है बल्कि ईडी भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद का काम किस तरीके से उतरौला उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुंबई तक फैला हुआ था, विदेशों तक फैला हुआ था। तो जो तार हैं वो तार निश्चित तौर पर न सिर्फ पैन इंडिया हैं बल्कि इंटरनेशनली ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से हवाला के जरिए रकम आ रही थी, किस तरीके से सस्ती मद्दी जमीनों को लिखवा लिया जा रहा था बहुत कम दामों में। तो ये पूरा जो नेक्सस है ये ईडी के पास मौजूद है और इसीलिए ईडी इस समय 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करके इस पूरे बिल्कुल ये पता लगाना बहुत जरूरी है विशाल कि क्या क्या छांगुर कर रहा था, कहां से पैसा आ रहा था, कितनी प्रॉपर्टी इसके पास थी और कितने अवैध तरीके से पैसे इसने कमाए थे। दिनेश, मुंबई में भी ये छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए, छांगुर के कहने पर जो एक इसी केस में एक अन्य आरोपी है नवीन, जिसने बाद में धर्मांतरण किया, उसके अकाउंट से करीब 2 करोड़ रुपए मुंबई में शहजाद नाम के एक शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, इस तरह की जानकारी मिली। और इसी के बाद ईडी की टीम जो है मुंबई में 2 जगहों पर, माहिम और बांद्रा, इन जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही में यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा इस रैकेट का कहीं ना कहीं बड़ा इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया छांगुर की तरफ से, तो वो महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा लोनावला में करीब 16 करोड़ की ज़मीन खरीदने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा पुणे में भी करोड़ों रुपए की ज़मीन बेनामी नाम पर ली गई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही में जो अब नए खुलासे हुए कि हैंडसम लड़कों को हायर किया करता था, लग्जरी लाइफ देने का प्रयास किया जाता था ताकि हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा सके, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत होती थी फंड की। तो फंड कैसे अरेंज किया गया, खास तौर पे विदेशों से क्या फंड आ रहे थे, ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने का प्रयास ईडी करी। और यही वजह है कि आज जो मुंबई में रेड चल रही है, इस रेड के जरिए ज्यादा से ज्यादा जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसके बारे में जानकारी निकाली जा सके कि आखिर अगर पैसा आया तो कहां से आया। बिल्कुल, धर्मांतरण के साथ साथ पैसे के लेन देन का खुलासा करना भी जरूरी है, इसलिए छापेमारी चल रही है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो छांगुर के धर्मांतरण रैकेट पर शिकंजी के बाद अब अखिलेश यादव के एक ऐसे वीडियो की बात करते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। अब उसी वीडियो पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का जवाब भी सामने आ गया है। वृंदावन में कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मुसलमानों से क्यों नहीं कहते हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। दरअसल कथावाचक ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए आपको 2 साल पुराना वीडियो देखना होगा और समझना होगा। पहले 2023 के इस वीडियो में अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच बातचीत को सुनिए। जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला, प्रचार। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। बीते कई दिनों से अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच वाद विवाद के 2 वीडियो सामने आए हैं। तस्वीरें आगरा एक्सप्रेसवे की हैं। आगरा से लौटते वक्त एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम पूछते हैं। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि उनके बहुत से नाम हैं। अखिलेश से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। इस पर अखिलेश ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। वीडियो के लास्ट में अखिलेश यादव ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं, चलिए यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग होता है। अब इस वीडियो पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अखिलेश को जवाब भी सामने आ गया है। एक नेताजी ने मेरे से पूछा कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी ने, या उनका आशय था कि यशोदा जी ने, किस नाम से बुलाया? देखो, देवकी वसुदेव ने जब भगवान की स्तुति की, देवताओं ने की तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य, भगवान का क्या नाम पड़ा सबसे पहला? सत्य। वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए नाम पड़ा वासुदेव। कृष्ण का क्या नाम पड़ा? वासुदेव। भगवान के अनंत नाम है। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है? हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया।